लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं बहुत दिलचस्प होते जा रहे हैं। कौन सी हॉट सीट्स हैं? 24 का सिकंदर शो के पिछले एपिसोड्स को आपने काफ़ी प्यार दिया है। ये नया एपिसोड है। इसमें आज भी हमारे साथ मौजूद हैं देश की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में से शुमार बेनेट यूनिवर्सिटी के डीन और सीनियर जर्नलिस्ट संजीव सिंह जी, स्वागत है आपका। थैंक यू मनीष। कई सीट्स पर हम चर्चा कर चुके हैं, दिल्ली की, मुंबई की, कई हॉट सीट्स अभी बची हुई हैं जिन पर पूरे देश की नज़र है। हम शुरुआत करते हैं आज बनारस से, जहां से प्रधानमंत्री मोदी लगातार 2 बार जीत चुके हैं और तीसरी बार हैट्रिक पूरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो आपको क्या लग रहा है कि इस बार वोट मार्जिन जो है कितना बढ़ेगा, कम होगा, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, क्या क्या रहा है बनारस सीट पर, थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, बनारस की जो सीट है, इनफैक्ट 2014 के पहले कई लोग भेजे गए थे जी, सर्वे करने के लिए, आकलन करने के लिए कि ये सीट कैसी रहेगी अगर यहाँ से नरेंद्र मोदी जी लड़ते हैं तो। और उस सीट का अपना महत्व है जी। और जैसा कि हमने देखा, खासकर जब मोदी जी गए, उन्होंने बोला कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, उसके बाद से पूरा चुनाव पलट गया। बनारस आपको बताने की कोई ज़रूरत नहीं किस तरह की जगह है। वहाँ घर हर हर मोदी, घर घर मोदी, इस तरह के नारे भी लगने शुरू हो गए थे। तो एक तरह से मोदी जी वहाँ पे कल्ट फिगर की तरह हैं। और अगर आप बनारस, पता नहीं आप गए हैं कि नहीं, अगर आप जाएंगे जी। तो पूरी काया पलट हो चुकी है। एक समय था हम लोग बनारस जाते थे तो ट्रैफिक में फंस जाते थे। यही सोचते थे कि अगर बनारस पार करना है तो मेंटली प्रिपेयर्ड होना पड़ता था अगर आप गाड़ी चला रहे हैं। और फिर ये हुआ कि वन वे वहाँ पे आया। मैं कहा ये वन वे बनारस में चल कैसे रहा है। फिर उसके बाद फ्लाईओवर्स आए और अब इतनी सारी चीज़ें आ गई। वो पूरा मंदिर का प्रांगण आप देख लीजिए, जिस तरह से वहाँ पे उन्होंने टूरिज्म को प्रमोट किया है, काबिल तारीफ है। बनारस पर जो पीएम मोदी का मैजिक है कि आसपास की सीट्स पर, जैसे कहा जाता है, जो कि पूर्वांचल है और बिहार की सीट्स पर भी असर होता रहा है उसका, और इस बार भी होगा। जब बीजेपी ने मोदी जी के अंडर शुरू किया तो उन्होंने पहले पूर्वांचल पे ही फोकस किया और योगी जी भी पूर्वांचल से आते हैं। पहले ये माना जाता था कि जो सटी हुई सीटें हैं बिहार की, जो घाघरा पार हैं, छपरा जो अब सारण हो गई, और महाराजगंज सीट, वहाँ पर भी योगी जी का इन्फ्लुएंस था। अगर वो रैली कर दें तो 10-15 हज़ार वोट का फ़र्क पड़ जाता था। तो पूर्वांचल इम्पॉर्टेंट रहा ही है। और बनारस, जैसा कि हमने बताया कि इतना काम हुआ है, आप नंबर्स ही देख लीजिए। 2014 में मोदी जी आए, 5,81,000 वोट पड़ा है, 56% वोट शेयर। केजरीवाल तब आए थे वहाँ से लड़ने, 2 लाख वोट वो ले गए। लोकल बॉय अजय राय जो कांग्रेस से लड़े थे, उनको केवल 75,000 वोट पड़ा था। बिल्कुल ख़त्म हो गए थे एक तरीके से। उस टाइम अरविंद केजरीवाल भी नए थे, थोड़ा फिनोमेनन था, तो उनको वोट अच्छे पड़े थे। लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट 4 लाख की मार्जिन थी। 2019 में आते हैं, जो 5,81,000 2014 का था, वो 6,76,000 वोट हो गया। 56 से 63% वोट शेयर बढ़ा। और सपा अजय राय जी थे, तो वो लोग सब 2 लाख के अंडर थे। तो इट वाज अ नो कॉन्टेस्ट। इस बार भी कैंडिडेट चाहे आप जो दे दीजिए। वो राम मंदिर का कितना असर रहेगा? कुछ परसेंटेज ऑफ वोट्स बढ़ सकता है बनारस का? बनारस में राम मंदिर की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब आई थिंक एक लोकसभा सीट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद, उनको किसी और मुद्दे की ज़रूरत नहीं है। वो अपने नाम पर ही आराम से, ये 6,76,000 वोट है। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर ये 7.5 लाख वोट हो जाता है। इसके बाद चलते हैं राजधानी लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ। राजनाथ जी चुनाव लड़ रहे हैं और क्या लगता है आपको, चूँकि बहुत सेफ सीट रही है बीजेपी के लिए, अटल जी लड़ा करते थे, उसके बाद उनकी खड़ाओं लेकर एक बार टंडन जी, लालजी टंडन भी चुनाव जीत चुके हैं, उसके बाद राजनाथ जी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और लगातार दूसरी बार। आपको क्या लग रहा है इस बार, क्या उनकी परसेंटेज ऑफ वोट्स बढ़ेंगी? क्योंकि उनको कहते हैं राजनाथ जी का सम्मान हर वर्ग में है, वहाँ से मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो क्या लगता है आपको इस बार बीजेपी के लिए कितना वहाँ से परसेंटेज ऑफ वोट्स बढ़ सकता है? वोट परसेंटेज बढ़ेगा कि नहीं ये तो नहीं कह सकते, लेकिन जीत, हाँ, एडवांटेज बीजेपी को रहेगा। क्योंकि अटल जी के टाइम से ही ये उत्तर प्रदेश की उन सीटों में से है जहाँ पे एक बड़ा मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा वर्ग बीजेपी के लिए वोट शुरू से करते आ रहा है, अभी से नहीं। तो ये एक तरह से एक आदर्श सीट है भाजपा की।
पूरे देश में, जहाँ मुस्लिम भी वोट देते हैं उनको। अभी भी मतलब 14 और 19 में भी हुआ वो? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और राजनाथ जी जो हैं वो एक तरीके से जो अटल जी का जो हाव भाव और जो जिस तरीके से वो अपनी राजनीति करते थे, बिल्कुल एक तरह से जीरोक्स कॉपी की तरह ही हैं। तो लोग उनमें अटल जी की छवि देखते हैं और उनका लखनऊ से पुराना नाता रहा है, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं जैसा आपने कहा, तो जीतने में हमें नहीं लगता कि कोई ज़्यादा बाधा आनी चाहिए। एक और कुछ इसके आंकड़ों के साथ कुछ समझाइए लखनऊ का, अगर आपके पास कुछ है, कि कैसे बीजेपी की परसेंटेज वोट्स 14 में थी, 19 में थी। तो अगर हम लखनऊ की बात करें तो 2014 में राजनाथ जी जब लड़े तो उनको 5,61,000 के आसपास वोट पड़ा, जो 54% के आसपास था। कांग्रेस ने उस वक्त, कांग्रेस में रीता बहुगुणा जोशी कांग्रेस में थी, वो लड़ी थी, तो उनको 2,88,000 वोट पड़ा था, 27%। जबकि रीता जी की भी बहुत अच्छी कदर लखनऊ में की जाती है और वो कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चेहरा उस टाइम भी थी, तो भाजपा में चली गई, तो उसके बावजूद वो 2.5 लाख वोट से ज़्यादा से जीते थे। 19 में आते हैं, 19 में राजनाथ जी 6,33,000 वोट पाते हैं, 56% वोट शेयर उनका बढ़ता है। और सपा और कांग्रेस दोनों ने दिया, सपा से पूनम सिन्हा को 2,85,000 पड़ा और आचार्य प्रमोद कृष्णन लड़े थे, 1,80,000 वोट पड़ा, तो नो कॉन्टेस्ट था। इस बार भी भले ही इंडिया अलायंस हो, लेकिन राजनाथ जी की जो छवि है और जो समीकरण वहाँ का बैठता है, एडवांटेज बीजेपी ही रहेगा। इसके बाद एक और हॉट सीट 2024 की, गांधीनगर, जहाँ से गृह मंत्री अमित शाह चुनाव लड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है इस बार परसेंटेज ऑफ वोट्स कितना वहाँ से, मतलब क्या मार्जिन रहेगा, क्योंकि चुनाव हो चुका है गांधीनगर सीट पर। हमने कुछ विजुअल्स भी देखे थे कि जब वो वोट करके जा रहे हैं तो कुछ लोग उन्हें वेव करके कह रहे हैं अमित भाई। तो सेफ सीट बीजेपी की रही है, पहले एल.के. आडवाणी वहाँ से लगातार जीतते रहे और अब अमित शाह पिछला चुनाव जीते वहाँ से और लगातार दूसरी बार। आपको लग रहा है उनके लिए परसेंटेज ऑफ वोट्स यहाँ पे बढ़ सकती हैं या जीत? बिल्कुल बढ़ सकते हैं, क्योंकि आप ये देखिए कि ये एक तरह से बीजेपी का गढ़ है। मतलब वैसे तो अब पूरा गुजरात है, लेकिन जब मोदी जी के आने के पहले भी गांधीनगर को एक सेफ सीट माना जाता था, बीजेपी का गढ़ माना जाता था। तो इसमें कोई अचंभे वाली बात नहीं होगी कि अगर अमित शाह जी का जो वोट और वोट परसेंटेज बढ़ जाए। आप देखिए 2014 में आडवाणी जी लड़े थे, 7,73,000 वोट उनको पड़ा, 68% वोट शेयर। कांग्रेस से किरीट भाई पटेल लड़े थे तो 2,90,000 उनको वोट पड़ा था, 25%। 2019 में अमित शाह आते हैं तो ये उनको 8,94,000 वोट पड़ता है, 69%, करीबन 70% के आसपास है। कांग्रेस से चावड़ा जी लड़े थे तो 3,37,000, हालांकि उनका भी वोट शेयर थोड़ा बढ़ा, लेकिन ये मार्जिन इतनी है, तो ये जो 69% वोट पड़ा है, ये अगर 72-75 भी जाता है तो इसमें अचंभे वाली बात नहीं होगी। और एक और हॉट सीट की बात करते हैं जिसमें कहा जाता है योगी फैक्टर बहुत चलता है। महाराज जी सीट है गोरखपुर की, रवि किशन चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार दूसरी बार वहाँ से सांसद बनना चाहते हैं। आपको क्या लग रहा है कितना आसान रहेगा? काजल निषाद लड़ रही हैं इंडिया गठबंधन से, और रवि किशन को कितनी मतलब आसानी से सीट जीत सकते हैं? परसेंटेज ऑफ वोट्स उनकी बढ़ सकती हैं, क्योंकि पूर्वांचल में भी वोटिंग होनी है। क्या लग रहा है आपको? देखिए ये भी एक प्रतिष्ठित सीट है और इसमें महाराज की पूरी नाक लगी हुई है इस सीट पर। और ये जो इनके जो भी कैंडिडेट्स इनके खिलाफ दिए जाते हैं, ज़्यादातर वो निषाद समुदाय से ही आते हैं। वहाँ पर जो हम जैसे देश में हमने 14 और 19 में देखा, जो देश में एक तरह से ट्रेंड था, वो ट्रेंड गोरखपुर में बहुत पहले से है। वहाँ पर जातीय समीकरण पे वोटिंग नहीं होती, वहाँ पर वोट पड़ता है कि या तो आप योगी जी के साथ हैं या आप योगी जी के साथ नहीं हैं जी। कास्ट क्लास कुछ नहीं बीच में आती है। तो ये वहाँ एक अलग तरीके का चुनाव होता था, जो अब हमने 14 और 19 पूरे देश में देखा। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 2014 में योगी जी को 5,39,000 वोट पड़ा, 51% वोट शेयर। सपा बसपा दोनों ने निषाद कैंडिडेट दिए, उनका वोट बढ़ गया। सपा को पड़े 2,26,000 वोट और बसपा को पड़े 1,76,000 वोट जी। अब 17 में महाराज जी मुख्यमंत्री बनते हैं, उनको सीट वेकेट करनी पड़ी। 18 का जो बाई इलेक्शन होता है वो सपा जीत गई। तो आई थिंक
जब सपा जीती है 2018 का इलेक्शन, उपेंद्र शुक्ला लड़े थे भाजपा से, उनको 4,34,000 वोट पड़ा, और सपा से प्रवीण निषाद लड़े थे, उनको 4,56,000 वोट पड़ा, तो 1.5% का मुकाबला। उसके बाद से महाराज जी जाग गए कि ये, क्योंकि ये तो हुआ ही नहीं था भाई, उनसे पहले चले आ रहा था कि अवैधनाथ जी थे, और तब से उस सीट पे उनका होल्ड चला आ रहा था, मठ भी वही है उनका। इसीलिए आप देखिए, जब हम 19 में आते हैं तो रवि किशन को 7,17,000 वोट पड़ता है। आप सोचिए 2014 में मोदी वेव में योगी जी को 5,39,000 वोट पड़ रहा है, 51%। 19 में वही रवि किशन जी को 60% वोट पड़ रहा है जी। और सपा का भी कैंडिडेट मजबूत था, लेकिन 4,15,000, 35% वोट। आप कितना वोट ले लोगे? तो ये एक प्रतिष्ठित सीट होगी। ये 7,17,000 जो वोट पड़ा है रवि किशन जी को, वो बिल्कुल बढ़ सकता है। तो गांधीनगर और गोरखपुर जी, ये 2 सीटें हैं, इनमें जो है कड़ा मुकाबला होगा कि सबसे ज़्यादा वोट किसको पड़ेगा। इसके बाद हम चलते हैं जम्मू कश्मीर। यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह चुनाव लड़ रहे हैं उधमपुर से, और आपको लग रहा है कि तीसरी बार वो हैट्रिक जमा पाएंगे? 14 और 19 वो जीत चुके हैं। कितने चांसेस हैं इस बार? इंडिया गठबंधन चूँकि मिलके चुनाव लड़ रहा है, और जितेंद्र सिंह एक ऐसे मंत्री जिनकी बिल्कुल साफ छवि है, ईमानदार छवि है। क्या लगता है आपको इस बार क्या नतीजा रह सकता है? देखिए, ये जो उधमपुर की सीट है, ये राजपूत बाहुल्य सीट है, 40 से 44% के बीच में राजपूत, और इस पे हमेशा पिछले 2 चुनावों से जितेंद्र सिंह जीत रहे हैं, और पिछली बार भी उनके खिलाफ कांग्रेस ने जो है अब उनको विक्रमादित्य सिंह को टिकट दिया था। करण सिंह भी ये सीट पहले जीतते थे। इस बार मुकाबला इसलिए टफ है क्योंकि कांग्रेस ने चौधरी लाल सिंह को उतारा है। चौधरी लाल सिंह बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियन है, एमपी भी रह चुके हैं बगल वाली सीट से, विधायक भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, तो और उसी समुदाय से आते हैं। तो डेफिनेटली इस बार जो उम्मीदवार दिया है इंडिया अलायंस ने, वो मजबूत उम्मीदवार दिया है, लेकिन वही बात है ना कि आप कितना वोट काट लेंगे। जी, आप अगर नंबर्स को देखेंगे तो 2014 में जितेंद्र सिंह जी को 4,87,000 वोट पड़ता है, 46% वोट शेयर। गुलाम नबी आज़ाद जैसे नेता कांग्रेस के लड़े तो उनको 4,26,000 वोट पड़ा, तब भी हार गए वो, जबकि इतने बड़े स्टॉलवर्ड थे। अब हालांकि उनकी पार्टी है, उन्होंने भी कैंडिडेट दिया हुआ है, तो वो थोड़ा बहुत जो है इंडिया अलायंस का वोट ज़रूर काटेगा। 19 में आते आते जितेंद्र सिंह को 7,24,000 वोट पड़ता है, 61%, और विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस से लड़े थे तो 3,67,000, 367, 31%। तो मजबूत होने के बावजूद भी आप 3.5 लाख वोट ले रहे हो, तो भी आप 3 लाख वोट से हार रहे हो। तो चौधरी लाल सिंह टफ फाइट देंगे, लेकिन क्या वो मतलब मार्जिन ही गिरा पाएंगे? मोटा मोटा हराना तो अभी आई थिंक एडवांटेज बीजेपी ही देना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं मध्य प्रदेश। राजगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, जो राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं। और रोडमल जो है नागर, पिछली बार जो रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने राजगढ़ में, आपको लग रहा है कि ये टफ सीट चुन ली है दिग्विजय सिंह ने, या कांग्रेस ने उन्हें उतारा है ज़बरदस्ती कि भैया यहाँ से जीत के दिखाओ राजगढ़ से, कि ये एक तरह से जो बीजेपी का गढ़ बना हुआ, पिछली बार एक रिकॉर्ड मार्जिन से रोडमल नागर ने जीत दर्ज की थी। तो इस बार कितना आसान या मुश्किल होगा दिग्विजय सिंह के लिए ये सीट जीतना, क्योंकि पिछली बार वो हार चुके हैं भोपाल में साध्वी प्रज्ञा से, तो उनको इस बार नई सीट से उतारा गया है। क्या कहेंगे? देखिए, दिग्विजय सिंह बड़े 10 साल मुख्यमंत्री रहे, बहुत बड़ा कद्दावर नेता हैं, लेकिन अब जो उनकी राजनीति है वो स्ट्रेटेजिस्ट के रूप में ज़्यादा है। वो सामने की जो राजनीति है उसमें पिछले कुछ चुनाव में उनको ज़्यादा सफलता नहीं मिल रही है। पिछले चुनाव में भी अच्छा चुनाव था उनका, लेकिन जब बीजेपी ने अपना कैंडिडेट अनाउंस किया तो उसके बाद से उनका चुनाव गिरना शुरू हो गया। तो इस बार उन्होंने एक चैलेंज की तरह लिया है, क्योंकि राजगढ़ सीट ये जहाँ से इनका लोकसभा में पदार्पण हुआ था, 84 में जीते थे, 89 में हार गए, फिर 91 में जीते। इस सीट में उनके भाई लक्ष्मण सिंह 4 या 5 बार जीत चुके हैं, तो ये एक तरह से फैमिली स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था। लेकिन पिछले 2 चुनावों में से हम जो देख रहे हैं, जो बीजेपी ने जो बढ़त हासिल की है, वो टेढ़ी खीर है दिग्विजय सिंह के लिए इस समय। आप अगर आंकड़े देखेंगे 2014 में
रोडमल नागर आपने बताया 5,96,000 वोट पड़ा, 59% वोट। जी। कांग्रेस के कैंडिडेट को 3,67,000, 367,990, 36% वोट। तो यही 19 में आते आते ये नागर जी को पड़ता है 8,23,000 वोट, 65% वोट शेयर। जी। और कांग्रेस की मोना जो है उनको 3,92,000, 31%। तो आप ये करीबन 4.5 लाख की मार्जिन है। तो ये दिग्विजय सिंह कितना पार्ट पाएंगे? क्या वो ऐसा कुछ कर देंगे कि पूरा ही जो फाउंडेशन है बीजेपी का वो चेंज हो जाएगा? तो आई थिंक ये एक चैलेंज है दिग्विजय सिंह के लिए। और अगर वो ये सीट जीतते हैं तो वाकई में ये कहा जा सकता है कि राजनीति में कुछ भी आप कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते। इसके बाद राजस्थान की सीट्स की कुछ बात करते हैं। बाड़मेर, यहाँ से एक बहुत ही एक युवा नेता की बात हो रही है जिनका पूरा नाम रविंद्र सिंह भाटी है, जो 26 साल के हैं और जिनके साथ कहा जाता है कि एक सोशल मीडिया में सनसनी की तरह, मतलब लोग उनके साथ जुड़ते हैं, उनको सुनते हैं, विधायक बन चुके हैं वो। और इस बार वो बीजेपी के लिए कितनी परेशानी खड़ी कर सकते हैं बाड़मेर से, क्योंकि बीजेपी लगातार 2 बार से जीतती आ रही है बाड़मेर की सीट। इस बार आपको क्या लगता है, क्या भाटी फैक्टर वहाँ चलेगा या बीजेपी इस बार सीट निकाल सकती है? देखिए, बाड़मेर की सीट फंसी हुई है और ये रविंद्र सिंह भाटी जो हैं, ये यदुवंशी भाटी होते हैं। इन्होंने यही चीज़ विधानसभा में भी की थी कि विधानसभा में भी कोई नहीं कह रहा था कि भाई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सीट निकाल सकता है। ये 26 साल की उम्र में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जो बाड़मेर पे वो शेयर सीट निकाली है वो शायद ऐतिहासिक है। और आप अगर चले जाएं बाड़मेर में तो अभी भी कोई बीजेपी का नेता कॉन्फिडेंटली आपको नहीं कहेगा कि यहाँ ये सीट हमारी निकल रही है। तो इस तरह की सनसनी उन्होंने फैला रखी है। तो आई विल स्टिल गिव एडवांटेज टू बीजेपी, लेकिन अगर कुछ भी गड़बड़ होता है तो हमें पता है कि रविंद्र सिंह भाटी नहीं किया होगा, क्योंकि ये सीट है जहाँ से पहले जसवंत सिंह जसोल लड़ते थे, मानवेंद्र सिंह जसोल भी लड़ते थे, हार गए पिछली बार। आप नंबर्स देखिए कि क्या हो रहा है 2014 से। 2014 में बीजेपी ने कर्नल सोनाराम को टिकट दिया जी। बड़ी नाराज़गी थी, अंदरूनी भी नाराज़गी थी भाजपा के अंदर, लेकिन उसके बावजूद उनको 4,88,000 वोट पड़ा, 40% वोट शेयर। हरीश चौधरी कांग्रेस लड़े थे, 2,20,000 पे ही निपट गए। 19 में आते आते उन्होंने कैंडिडेट चेंज कर दिया। कैलाश चौधरी जी को 8,46,000 वोट पड़ा और जसवंत सिंह जी की लेगेसी के बावजूद मानवेंद्र सिंह जसोल को 5,22,000 वोट पड़ा। हालांकि 5 लाख वोट बहुत होता है, लेकिन आप देखिए बीजेपी को कितना वोट पड़ रहा है जी। अब इस बार क्या होगा? अगर वेव जो रविंद्र सिंह भाटी जिस तरह से कर रहे हैं, चुनाव उन्होंने अपना उठाया है, अगर होगा तो उससे नुकसान बीजेपी को ही होगा, क्योंकि कांग्रेस तो वैसी ही सीट हार रही है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सीट की जिस पर सबकी नज़र है, कन्नौज। अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। क्या लगता है आपको इस बार समाजवादी ये किला बचा पाएगी? अखिलेश यादव चूँकि हैवीवेट कैंडिडेट उतरे हैं, पहले वो कहते थे कि वो विधानसभा में ही योगी आदित्यनाथ के सामने रहना चाहते हैं, यानी विपक्ष के नेता के तौर पर, पार्टी का एक ऐसा चेहरा बन के कि उन पे पहले आरोप लगता था कि वो तो लोकसभा चले जाते हैं, तो यहाँ योगी का मुकाबला कौन करे। तो पिछली बार उसे उनका अच्छा डिबेट जो है मीडिया में देखने को मिलता है, आपस में जो होती हैं योगी आदित्यनाथ। और क्या आपको लगता है जब वो जीत जाएंगे या जीत सकते हैं तो उसके बाद वो उनके दिमाग में मतलब फंस नहीं जाएगा कि भैया मैं विधानसभा रहूं या लोकसभा रहूं? क्या वोटर के दिमाग में भी ये चीज़ होगी? देखिए, अभी तो हर जगह अखिलेश जी यही बोल रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार जा रही है, तो वो लोगों को अभी यही सांत्वना दे रहे हैं कि कन्नौज से मैं जीतूंगा तो जो भी सरकार अगर बनती है केंद्र में नॉन बीजेपी, तो उसमें हमारा बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। लेकिन जो ज़मीनी स्थिति है वो शायद हो सकता है कुछ और हो, और अखिलेश जी को एडवांटेज तो ज़रूर होगा सीट पे, क्योंकि देखिए इस बार इंडिया अलायंस है और विपक्ष थोड़ा ज़्यादा कोहेसिव तौर पे काम कर रहा है। लेकिन क्या बीजेपी ये सीट बचा पाएगी? क्योंकि कैंडिडेट सेम दिया उन्होंने। कई बार क्या होता है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी लग जाता है, जो हमने देखा है। इस बार
बीजेपी ने अपना कैंडिडेट नहीं बदला है। आप देखिए कि 2014 से वही कैंडिडेट चला आ रहा है। तो इसके पीछे या तो ये है कि बीजेपी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, या फिर उन्होंने अखिलेश को एक मौका दे दिया है कि सीट निकाले। पिछले 2 चुनाव में क्या रहा है आंकड़ों का खेल, थोड़ा जानना चाहेंगे आपसे। ये देखिए कि 2014 में सुब्रत पाठक जो थे उनको 4,69,000 वोट पड़ा, 42% वोट। जी। डिम्पल यादव लड़ी, उनको 4,89,000 वोट पड़ा, तो 43%। कुछ मार्जिन से उन्होंने सीट निकाल ली। अब हम आते हैं 2019 में। 2019 में डिम्पल यादव को 5.5 लाख वोट पड़ा जी, 48%, और सुब्रत पाठक को 5,63,000, 49%, उन्होंने सीट निकाल ली। तो ये सपा समझ गई है कि अगर हम किसी और को उतारते हैं तो सीट फंसेगी। इसीलिए इस बार अपनी सीरियसनेस, इंटेंट दिखाने के लिए बात चल रही थी कि आजमगढ़ से भी लड़ सकते हैं अखिलेश यादव, लेकिन वो वापस अपनी स्ट्रॉन्ग सीट पर गए हैं ये मैसेज देने के लिए कि हाँ, हम ये सीट निकालेंगे, और अगर नॉन बीजेपी सरकार आती है तो हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अब बात करते हैं उत्तराखंड की एक हाई प्रोफाइल सीट की, हरिद्वार की। हरिद्वार से इस बार त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं, और वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता हरीश रावत के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको लग रहा है बीजेपी के लिए आसान रहा है हरिद्वार जीतना हमेशा से, इस बार क्या रहेगा? देखिए, हरिद्वार जो सीट है वो थोड़ा प्लेन्स में आ जाती है, तो पहाड़ वर्सेस प्लेन की कहानी चलती है। और बार बार ये कहा जाता है कि अगर किसी पहाड़ी नेता को दिखाना है कि वो पूरे प्रदेश का नेता है तो उसको ज़मीनी इलाके से भी लड़ना चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत को इसीलिए भेजा गया है कि आप जाके चुनाव लड़िए। ट्रेडिशनली हमने देखा है कि पहले रमेश पोखरियाल जी लड़ते थे, वो सीट निकालते थे, तो उस लिहाज से ज़्यादा एडवांटेज बीजेपी को होना चाहिए। हरीश रावत तो अब एक तरह से ओवर द हिल हैं, अपने बेटे को किसी तरह लाना चाहते हैं, तो ये अगर होगा तो बहुत ही, क्या बोलते हैं, एक सरप्राइज विन होगी अगर कांग्रेस के लिए होगी। लेकिन आप देखिए कि इस सीट पे हरीश रावत परिवार से कोई ना कोई लड़ रहा है। 2014 में आप देखिए कि यहाँ से रेणुका रावत जी लड़ी, उनकी पत्नी, तो उनको 4,14,000 वोट पड़ा। लेकिन निशंक जी जो थे बीजेपी से, उनको 5,92,000 वोट पड़ा, 50% वोट पड़ा। 19 में आते हैं तो यहाँ से कांग्रेस ने अमरीश कुमार जी को टिकट दिया, तो 4 लाख वोट उनको पड़ा, और निशंक जी को 6,65,000 वोट, 52% वोट शेयर। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे बीजेपी का कोई भी कैंडिडेट लड़ेगा तो 50 से 55 की रेंज में खेल रहा है। अब क्या कांग्रेस जो अभी 30 से 35% की रेंज में चल रही है, क्या वो 50 का आंकड़ा पार कर पाएगी? थोड़ा मुश्किल लगता है अभी। अब चलते हैं सीधा वेस्ट बंगाल। बहरामपुर सीट है, हाई प्रोफाइल सीट बनी हुई क्योंकि कांग्रेस के बड़े नेता अधीर रंजन चौधरी वर्सेस टीएमसी के यूसुफ पठान, जो क्रिकेटर रहे हैं और भारतीय टीम से खेल चुके हैं और लंबे लंबे छक्के मारने के लिए बहुत मशहूर रहे हैं। आपको लग रहा है कि मामला दिलचस्प है क्योंकि टीएमसी ने एक ऐसे मुस्लिम चेहरे को उतारा है जिसकी पॉपुलैरिटी भी है, और दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी बड़े नेता हैं। कितना टफ मुकाबला होगा इस सीट पर? देखिए, अभी पिछली बार भी अधीर जी के लिए मुकाबला आसान नहीं था, लेकिन शायद इस बार और मुश्किल होगा उनके लिए। यूसुफ पठान की अपनी स्टार वैल्यू है और वो जिस समुदाय से आते हैं वो भी फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक क्या होगा कि एक चंक वोट जो अधीर जी को पड़ता था, अगर वो हिल गया तो उनके लिए दिक्कत हो सकती है। आप नंबर्स को देखिए, 2014 में अधीर रंजन चौधरी 5,83,000 वोट, 50% वोट शेयर। यहाँ से तृणमूल को 2,26,000 पड़े, और आरएसपी ने भी अपना कैंडिडेट उतारा था, 2,25,000 उनको वोट पड़ा। तो 2014 में तो इजी हो गया, वोट स्प्लिट हो गया। अब हम आते हैं 2019 में, तो यहाँ पर अधीर रंजन चौधरी को वोट उतना ही पड़ रहा है, करीबन 5,91,000 पड़ा वोट। लेकिन आप देखिए कि तृणमूल कांग्रेस को भी 5 लाख वोट पड़ा है। बीजेपी ने भी कैंडिडेट दिया, लेकिन मेन फाइट तृणमूल ने दी। तो इस बार अगर आप देखेंगे, अगर यूसुफ पठान को एक चंक वोट जो अधीर जी को पड़ता है अगर मिल गया, तो अधीर जी के लिए दिक्कत हो सकती है। तो 24 के सिकंदर शो का ये आखिरी एपिसोड था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने इसमें देश की 24 हॉट सीट्स की बात की। कौन कहां से आगे है, कौन चुनाव जीत सकता है,
इस पे हमने चर्चा की। खैर नतीजे जिस दिन आएंगे उस दिन हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे, लेकिन ये शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें आगे काम करने का मौका मिलता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। क्योंकि आज हमारे साथ जुड़े बेनेट यूनिवर्सिटी जो भारत की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ में शुमार है, संजीव जी हमारे साथ जुड़े जो कि डीन हैं और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये शो पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।